Hello students, today we will understand about the बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, चलिए हम समझते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लाइनस पॉलिंग, यानी ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? ये थ्योरी दिया गया था लाइनस पॉलिंग के द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार, the central metal atom of coordination compounds makes available an adequate number of empty atomic orbitals। यानी इस थ्योरी के अनुसार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो एडिक्वेट यानी प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो जितने बांड बनाने उसके अनुसार वो क्या करेगा, इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराएगा। जैसे कोई सेंट्रल मेटल एटम 2 बांड बना रहा है, 2 बांड बना रहा है, तो वो 2 इम्पिटी ऑर्बिटल्स उसको उपलब्ध कराएगा। अगर कहीं 3 बांड्स बना रहा है तो सेंट्रल एटम कितने, वो 3 जो है इम्पिटी ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद क्या, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर इक्वल नंबर ऑफ इम्पिटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो क्या होगा, जब इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे उसके बाद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इम्पिटी एटॉमिक यानी उपयुक्त जो एटॉमिक इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और हाइब्रिडाइज्ड होके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए उतने ही इम्पिटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगी जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम जो है एडिक्वेट नंबर जो है का इम्पिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराया। उसके बाद जो उपयुक्त ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज हुए क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, समान होगी, ठीक है। और उसके बाद द हाइब्रिडाइजेशन में बी sp sp2 sp3 dsp2 dsp3 sp3d d2 sp3 sp3d2 एक्सेट्रा, है ना। तो इस तरह ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है तो वो प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। इसी तरह sp2 होगा, एक s और 2p इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इसी तरह sp3 होगा, यानी क्या, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह ये क्या हो जाएंगे, इस तरह हाइब्रिडाइजेशन होंगे। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे d2sp3 है तो 2d और एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। तो जितने बांड्स बनाने होंगे उसके अनुसार क्या होगा, वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। अगर 2 ही बांड्स बनाने तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 बांड्स बनाने तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 बांड्स बनाने तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, 5 बांड बनाने तो dsp3 हो सकता है या sp3d हो सकता है, 6 बांड बनाने तो d2sp3 या फिर sp3d2 हो सकता है। तो ये तो जितने बांड बनाने उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्हेन द इनर n-d orbitals take part in the hybridization, the resulting complex is called inner orbital complex और inner orbital coordination compounds। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लिया है, n-1d यानी इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएगा, है ना। ये आपका होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो n-1d जब पार्टिसिपेट करे तो इनर ऑर्बिटल कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन जब when outer n-d orbitals take part in hybridization, the resulting complex is called outer orbital complex या outer orbital coordination compound। जब n-d यानी बाहरी d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो वो क्या कहलाएगा,
जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ईच लिगैंड हैज एट लीस्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ईच लिगैंड हैज एट लीस्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, प्रत्येक जो लिगैंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। लोन पेयर का मतलब उसके पास क्या हो, कम से कम एक फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हो लिगैंड के पास। अब देखिए मेटल एटम के पास क्या होगा, मेटल एटम के पास या मेटल आयन के पास क्या होगा, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और लिगैंड के पास क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल होगा। अब उसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और लिगैंड्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या होगा, लिगैंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको डोनेट करेंगे और ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मेटल लिगैंड बॉन्ड बना लेंगे। यानी द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड्स टू फॉर्म मेटल लिगैंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो जो आपके यहाँ पे क्या होंगे, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, किसके, सेंट्रल मेटल आयन के, है ना, या सेंट्रल मेटल एटम के। तो क्या करेंगे वो, किसे ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड्स, यानी लिगैंड्स के फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, मेटल लिगैंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड बन चुका है, यानी कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए द इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो अंदर के डी इलेक्ट्रॉन्स है which do not take part in hybridization, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं हुए हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, है ना। तो देखिए अगर कहीं पे जो है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, और उनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे हम एक एक एग्जांपल सबके लिए लिए, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, है ना, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अब अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसको 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। तो ज्योमेट्री क्या होगी sp2 की, ट्राइगोनल प्लेनर, और एग्जांपल क्या हो गया, FgI3 माइनस। ठीक है, इस तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और टेट्राहेड्रल में आप लोगों को पता होगा एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और ये एग्जांपल NiCl4 स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकता है ना। अब dsp2 होगा जब भी हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, और इनमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री होगा, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, NiCN होल 2 माइनस। ठीक है, तो ये आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन dsp3। अब dsp3 में क्या है, अब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये आपका dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जब dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहाँ पे एंगल कितना कितना होगा, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है तो इसमें आपका 120 डिग्री होता है, और इक्वेटोरियल एक्सिल में होता है 90 डिग्री, और इसका एग्जांपल क्या है, FeCO होल 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया dsp3 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, यानी ये जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है ये कौन सा, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपेट किया था,
इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपका जब भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, यानी बेस इसका स्क्वायर है और एक बांड ऊपर होगा और ये किसकी तरह दिखेगा, पिरामिड की तरह दिखेगा। तो ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गया इसका। और एग्जांपल क्या हो गया, SbF5 स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस, ये आयन हो गया आपका। अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। 6 ये एक बार हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, sp3d2 d2 बाहर है इसलिए ये कौन सा, ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना। और इसमें d2 अंदर वाला पार्टिसिपेट किया है, जो 2d ऑर्बिटल्स इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपका कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है चाहे वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से बना हो चाहे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना हो, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक एग्जांपल है FeF63 माइनस, और जो आपका d2sp3 के लिए यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए FeCN63 माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनकी ज्योमेट्री क्या होगी और उनका नेचर क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत पहुंच जाए। और उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।